हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसपी ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम रतन है और आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्या है और इसे हड़प्पा क्यों कहा गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सिविलाइजेशन जो है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों नाम दिया गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि इस सभ्यता का जो नामकरण हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि इस सभ्यता की खोजे गए जो पारंपरिक स्थल थे वो अधिकांश स्थल सिंधु घाटी के तट पे मिले। सिंधु घाटी के तट पे या उसके सहायक नदियों के किनारे मिले, इसलिए इसका जो नामकरण पड़ा वो पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा क्यों नाम पड़ा? अब भैया इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसके पीछे यह स्टोरी है कि जो पुरातत्व विज्ञान के नियम के अनुसार, ठीक है, जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन थे उस समय के नियम के अनुसार, यदि कोई नई सभ्यता प्रकाश में आती है, यानी अगर कोई भी नई सभ्यता की खोज होती है तो उस नई सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के खोजे गए प्रथम स्थल के नाम पे किया जाएगा। और इस स्थल पे इस सभ्यता के खोजा गया प्रथम स्थल जो था वो था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अब तीसरा है आपका इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हम सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सरस्वती सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज तक इस सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उसमें अधिकांश सरस्वती घाटी के किनारे मिले हुए हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो घटना 1826 की है, जब चार्ल्स मैनसन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। इसका जो ध्यान गया कि हड़प्पा के आसपास, हड़प्पा बेसिकली एक गांव का नाम है जो कि पाकिस्तान के रीजन में पड़ता है, आज पाकिस्तान में, तब वो भारत में था। तो चार्ल्स मैनसन का ध्यान गया कि आसपास के गांव के लोग ईंटें निकालते हैं घर बनाने के लिए, ईंटें खरीदने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका ध्यान गया, बट ये बात इतनी उभरी नहीं, बस आई और चली गई, राइट। बट उसके बाद 1853 और 1856 में ये जो वो दौर था जब इंडिया में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे और भारत में पहली ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस दौर में आज के पाकिस्तान, उस टाइम के भारत के दो एरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस पर गौर फरमाइएगा कि दो एरिया जो थी लाहौर से कराची, ठीक है, इन दोनों के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाना था। तब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम जा रहा था वहाँ के कनिंघम, वहाँ के जो थे उनको, वो एक सुपरवाइज़र थे, जहाँ उनके ही नेतृत्व में दो भाई थे ब्रंटन ब्रदर्स करके, जो इस काम को देख रेख कर रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम कर रहे थे। तो उनका भी ध्यान गया कि हड़प्पा से ईंटें निकलती हैं, राइट। बट वहाँ भी उन्होंने भी उतना नोटिस नहीं किया, उतना इसको मतलब कि आगे नहीं बढ़ाया, उस चीज़ को भी उन्होंने वहीं पे रफा दफा कर दिया, ठीक है। बट 1921 में जब खुदाई हुई तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब खुदाई हुई तो हमें एक पूरा शहर दिखा, ठीक है। और ये बहुत ही अचंभे, बहुत ही सरप्राइजिंगली बात थी कि मतलब कि एक पूरा टाउन का इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे समय पे, जिस समय पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, सारी चीज़ें मतलब कि एक तरह से कोई साइंस कुछ नहीं था। उस समय अगर एक पूरा टाउन आता है
तो एक बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ा सरप्राइज का बात था। खैर 1921 में दयाराम साहनी के सुपरविज़न में हमने हड़प्पा गांव का खोज किया, राइट। और 1922 में हमने मोहनजोदाड़ो का भी खोज किया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हड़प्पा विलेज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा सिविलाइज, कितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है ये पूरा पूरा गांव। आप देखिए घर बने हुए हैं, ये सिविल सिस्टम बना हुआ है, रोड्स हैं, सारी चीज़ें हैं, राइट। तो उस समय की हिसाब से ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बहुत ही एक सरप्राइज कर देने वाली बात थी। अब हम बात करते हैं कि किस लोकेशन में पड़ता है, राइट। तो ये जो था ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में था, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में इसका लोकेशन पड़ता है। जो पहला सिटी हमने फाइंड आउट किया था वो किया था हड़प्पा, और जिसके कारण इस सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसमें एक फैक्ट आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इस खोज का भी एक ऐतिहासिक मोड़ था, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भारतीय सभ्यता की आरंभ वैदिक सभ्यता से माना जाता था, लेकिन इस खोज के बाद भारतीय सभ्यता का आरंभ हड़प्पा सभ्यता से माना जाने लगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम रखा। पहली बार उन्होंने ही इसका नाम यूज़ किया, इंडस सिविलाइजेशन। तो सर जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, एंड द इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू चैकोलॉथिक और ब्रॉन्ज एज। ये जो सिविलाइजेशन है ये माना जाता है कि ये चैकोलॉथिक एज या ब्रॉन्ज एज में पाया जाता है। ये भी एक तरह से आप समझिए कि आज तक ये एक विवाद में ही रहा है, एक बहुत ही बड़ा डिबेट है। अगर आप पढ़ोगे, गूगल करोगे इस चीज़ को या कोई बुक्स में पढ़ोगे, तो इसकी जो अवशेष थी, कुछ अवशेष ब्रॉन्ज एज में पाई जाती थी, कुछ अवशेष कॉपर एज में पाई जाती थी। तो इस पर अभी भी क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हुई है, बट हाँ ये माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो चैकोलॉथिक और ब्रॉन्ज एज दोनों में बिलोंग करती है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन हुआ था, जो विस्तार हुआ था, जो इसकी पूरी एरिया थी, आप देख सकते हो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में ये पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है, तो उत्तर में मांडा एक जगह था, ठीक है। मांडा से लेकर साउथ में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है। और जो मांडा है वो चेनाब नदी के, और पूर्व में आपको आलमगीर, मेरठ यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के साथ। और पश्चिम में शुकुंदर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, जिस पर आप इधर भी देख सकते हो काफ़ी सारे विवाद वगैरह, काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये जो था उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, इन एरिया के बीच में कवर था, ठीक है। अगर मैं लेंथ एंड ब्रेथ की बात करूँ तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी मांडा से लेकर दायमाबाद तक ये 1400 किलोमीटर का एरिया कवर करता था, और आलमगीर से लेकर शुकंदर में 1600 किलोमीटर का ये एरिया कवर करता था। गॉट इट। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि क्यों हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पे इतना फोकस करते हैं, मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है हड़प्पा सिविलाइजेशन को पे इतना फोकस करने का। व्हाई डू यू मूव फोकस ऑन हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो सिंपल आंसर है, सिंपल सा आंसर है, दो कारण है, दो पॉइंट है। पहला है शहरी नियोजन, शहरी सभ्यता का खोज भी यहीं से हुआ था। और दूसरा है जल निगम इज़ लाइक कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो नदी के किनारे पाया गया, ठीक है। तो यहाँ से जलीय स्रोत काफ़ी अच्छा
हमें मिला। ठीक है, तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हड़प्पा सभ्यता पे ज़्यादा फोकस करने पे मजबूर करता है हर एक आर्कोलॉजिस्ट को और हर एक जियोलॉजिस्ट को। अब आप देखिए कि टोटल साइट्स कितने थे इसमें, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का साइट्स थे, तो टोटल साइट्स में थे 1500, जिसमें अफ़गानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 475 और इंडिया में 975। ठीक है, और भारत में 7 ऐसे राज्य थे जहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा साइट्स पाए गए, जिसमें गुजरात था, जम्मू कश्मीर था, पंजाब था, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। ये 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स पाए जाते थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है साइट्स का नाम, जो कि स्टेट्स का नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र। आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि उस समय जो लोग थे वो कैसे रहते थे, और उस समय जो हाई क्लास और लो क्लास की जो हम लोग बात करते हैं ना, वो कैसे उस चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मैं आपको इसमें बताऊँ तो आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, राइट। डायग्राम जो देख रहे होंगे आप, आपको मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होगी, पश्चिमी टीला एंड पूर्वी टीला। तो जो पश्चिमी टीला है ये हाई क्लास लोगों के लिए, उस समय के जो हाई क्लास थे, जैसे पुरोहित वर्ग के लोग थे, दुर्ग लोग थे, तो उन लोगों के लिए ये बनाई जाती थी, जिसके इंटरनल वॉल्स जो आप देख रहे होंगे वो था पक्की ईंट की। ठीक है, वो सारे ईंट जो थे वो यूज होते थे पक्की ईंट का। जो इसका इंटरनल वॉल बनता था पश्चिमी टीला का, वो बनता था पक्की ईंट की। और जो बाहर से आप जो देख रहे हो ना, सील्ड जो 4 दीवारी देख रहे हो, राइट, ये यूज होता था उन लोगों को बचाने के लिए। अगर बाढ़ आएगा तो सबसे पहले कौन बचेगा भैया? पुरोहित लोग। अगर कोई बाहर से कोई बाहरी ताकतें लड़ाई करने आएगी तो सबसे पहले किससे बचाया जाएगा? पुरोहित लोग को। अब इस लाइक कि अब आज के सिनेरियो से आप इसको अगर कंपेयर करना चाहें तो जैसे अंबानी हैं, अदानी हैं, ये लोग काफ़ी हाई क्लास लोग हैं। तो अगर इंडिया पे कुछ होता है, अटैक्स होते हैं या कुछ भी होता है, राइट, तो सबसे पहले फोकस किन पे किया जाएगा? जो बिग बिजनेसमैन है, जो इंडिया को एक तरह से न्यू दे के बैठे हुए हैं, राइट, कि हाँ भैया हमें पहले बचाओ क्योंकि हम रहेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ भी सबसे पहले पुरोहित वर्ग के लोगों को, हाई क्लास लोगों को वहाँ पे सबसे पहले बचाया जाता था। इसलिए आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, पश्चिमी टीला जो है पूर्वी टीला से थोड़ा सा ऊंचाई पे बनता था। ठीक है, अब क्योंकि कारण क्या था कि पूरी पूरी जो सभ्यता थी वो चारों तरफ से नदी से घिरी हुई थी। ठीक है, अब नदी से घिरने के रीज़न से, नदी से जो घिरा था उसे कारण से बाढ़ भी कभी कभी आ जाया करता था। तो जो बाढ़ जब आया करता था तो सबसे पहले जो दावित था वहाँ के लोगों को बचाने का, वो बचाने का था पुरोहित लोगों को। और जो पूर्वी टीला में जो लोग रहते थे वो लोग रहते थे आम लोग, जो नॉर्मल पीपल रहते थे, जो आवास क्षेत्र के ट्राइब एरिया के जो लोग रहते थे, आदिवासी लोग या जो नॉर्मल लोग रहते थे, वहीं वहाँ पे रहते थे। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से वहाँ पे प्लानिंग की गई थी, वहाँ के लोगों को रखने के लिए इस तरह से वहाँ पे प्लानिंग की गई थी कि आपको कैसे वहाँ पे हाई क्लास लोग कहाँ रहेंगे, लो क्लास लोग कहाँ रहेंगे, हाई क्लास के लिए क्या हम मेंटेनेंस रखेंगे, लो क्लास के लिए क्या मेंटेनेंस रखेंगे, हाई क्लास को क्या हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लो क्लास को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उस चीज़ों के लिए वहाँ पे एक प्लानिंग की गई थी जिसे हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, और इसे नगरीय नियोजन भी कहते हैं, नगरीय योजना कहते हैं, जिसमें आपको जो पूर्वी टीला था उसे हम लोग निचला नगर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज़ के बारे में, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि
हड़प्पा सभ्यता जो था, अगर मैं कार्बन डेटिंग की बात मानूँ, ठीक है, अगर हम लोग कार्बन डेटिंग की बात मानें तो ये जो इट अपेयर्स टू बी अबाउट 2500 एंड 1700 BC, राइट, बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2500 से 1700 ईस्वी में इसकी मतलब कि एक अपेयरेंस देखी गई थी। और अगर इसकी लाइफ स्टाइल की हम बात करें, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खान पान की। खान पान की बात करें तो ये लोग जो थे वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये लोग सिर्फ साग सब्जी खाते थे, ज़रूरत पड़ने पे ये हंटिंग भी करते थे, और हंटिंग करने के बाद ये मांस मछली भी ये खाते थे, ठीक है। जो इन्होंने जब उस समय आपको खेती बाड़ी उन्होंने किया, तो उस समय इनकी 9 सबसे मेन फसल थे। 9 मेन फसल में सबसे ज़्यादा इनका गेहूँ और बड़े और जौ था, ठीक है, गेहूँ और जौ। अगर मैं फल की बात करूँ तो फल में इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे तरबूजा और खरबूजा पाया जाता था, ठीक है। राई सरसों यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता था, और कपास 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 भी यहाँ पे, कपास का उत्पादन भी यहाँ पे एक अच्छा खासा होने लगा था, जिसके कारण ब्रिटिश जो थे इसको सिंडोने सभ्यता के नाम से भी पुकारते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश empire, this civilization is also called सिंडोने civilization, राइट। अब मैं बात करूँ कि ये किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो कपड़े में ये नॉर्मल कपड़े भी और प्रिंटेड कपड़े, यानी कि जो कॉटन यूज़ करते थे, कॉटन से जो कपड़े बनाते थे वो सादा कपड़ा भी था, और कढ़ाईदार कपड़े भी ये पहना करते थे। और अगर मैं आभूषण की बात करूँ तो ये जो इसमें भी क्या है कि 2 कैटेगरी के लोग रहते थे, जैसा मैंने बताया था अर्बन प्लानिंग में आपको, हाई क्लास लोग एंड लो क्लास लोग, राइट। तो हाई क्लास लोग जो रिच कैटेगरी के लोग थे वो सोना के, चांदी के, हाथी के दांत के आभूषण ग्रहण करते थे, और जो पुअर कैटेगरी के लोग थे वो सेल के, सीप के, यानी शंख की, सीपी की, इन सभियों की आभूषण अपने से गूंद के, अपने से बनाकर वो पहना करते थे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें पढ़ेंगे कि इसकी ऑरिजिन, इवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, लाइफ एंड एक्टिविटीज़, ऑथराइजेशन, एंड ऑफ सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ इसको डिटेल्स में, और भी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ इस पे जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप VSP ऑनलाइन क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू वेरी मच।